नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं के क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन अध्याय 2 का, जो कि आपका चैप्टर का नाम है विलियन। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से 5 अंक रहेंगे टोटल, और इसमें से जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यानी कि आपको जितने भी आएंगे वो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 अंक के, 3 अंक के आदि तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं है, और यहाँ पर पिछले बैंक में भी ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम आपके जो 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न उनका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसी तरह के हम क्लास 12 की लगातार सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए पहले, फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा। देखिए 2 अंक में है मूल प्रभाव। ठीक है, जैसे हम अणु भिन्नांक भी बोलते हैं। मोलरता को कोई हमें डेफिनेशन देनी है मोलरिटी की, फिर नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपारगम झिल्ली हमें बतानी है, फिर पीपीएम क्या है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। इसके अलावा 3 अंक की प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर। पहला है प्रासरण दाव और समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आदर्श एवं अनादर्श विलयन में हमें 3 अंतर लिखने हैं। फिर शुद्ध जल की हमें मोलरता ज्ञात करनी है, जबकि H2O का जो अणु निर्माण यहाँ पर 18 दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा प्राचल दाब क्या है, प्राचल एवं विषण में हमें कोई 2 अंतर लिखने हैं। और हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम लिखना है, इसके अनुप्रयोग भी हमें लिखनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ठंडे प्रदेशों में, लास्ट क्वेश्चन, ठंडे प्रदेशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का उपयोग क्यों करते हैं, हमें कार देना है। तो इन सभी क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप इस सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं जिससे मैं आपको बताऊँगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की PDF हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था मूल प्रवाह। तो यहाँ पर देखिए मूल प्रवाह की डेफिनेशन क्या है, इसे हम अणु भिन्नांक भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मूल प्रवाह नाम से ही आ, जैसे हम अणु भिन्नांक भी बोलते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव के मूलों की संख्या, यहाँ पर मूलों है। ठीक है, किसी अवयव विलयन में उपस्थित एक अवयव के मूलों की संख्या और उसमें उपस्थित समस्त अवयवों के मूलों की संख्या के अनुपात को हम मूल प्रवाह कहते हैं। तो इसे हम देखिए गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए मूल प्रवाह कहते हैं। देखिए इसे x से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, यदि किसी विलयन में 2 अवयव a और b हैं, एक अवयव हमने a मान लिया और दूसरा अवयव हमने b मान लिया। ठीक है, तो फिर क्या है, a के मूलों की संख्या na तथा b के मूलों की संख्या nb हो, तो मूल प्रवाह देखिए na का हम निकालेंगे मूल प्रवाह। तो यहाँ पर देखिए na का जो हो जाएगा बटे में क्या आ जाएगा, na प्लस nb। इसी प्रकार b की निकालेंगे तो nb ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा na प्लस nb। क्योंकि हमें यहाँ डेफिनेशन में क्या दिया गया था, किसी अवयव में उपस्थित एक अवयव के मूलों की संख्या। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव, तो जो हमारा ऊपर यहाँ पर na का निकालना है, तो na हमारा एक अवयव हो जाएगा और na प्लस nb समस्त अवयव हो जाएंगे। इस तरीके से nb का निकालेंगे तो nb एक अवयव हो जाएगा और na प्लस nb समस्त अवयव हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन थी, किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव के मूलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मूलों की संख्या के अनुपात को हम मूल प्रवाह बोलते हैं। तो मूल प्रवाह वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा मोलरता, जैसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, मोलैरिटी देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से आपको लिखनी है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मूलों या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो मोलरता होती है मोलैरिटी, उसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, इकाई भी पूछ ली जाती है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे चैप्टर से, इसलिए आपको इकाई अगर आप याद कर लेंगे तो फ़ायदा ही रहेगा। इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। देखिए जो मोलरता का फॉर्मूला होता है किस तरीके से होता है, विलय का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 1000। ठीक है, बटे में आएगा विलय का अणु द्रव्यमान इंटू विलयन का मिलीलीटर में आयतन। किसमें दोस्तों, मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, इसे जब हम देखिए इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोलरता m होती है विलय का ग्राम में द्रव्यमान WB। ठीक है, इंटू 1000 बटे में हो जाएगा हमारा विलय का अणु द्रव्यमान जो कि होता है MB इंटू जो आयतन है V हो जाएगा हमारा, जो कि मिलीलीटर में है, यानी कि ml में है। इस तरीके से आपको लिख देना है मोलरता की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए आता है नॉर्मलता, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सालों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनका सोल्यूशन अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम विलयन की क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं, यानी कि नॉर्मलता बोलते हैं। और इसको हम
प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्मलता बराबर होता है हमारा विलय का ग्राम में द्रव्यमान गुणा 1000 बटे में विलय का तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है, इंटू विलयन का मिलीलीटर में आयतन। तो मिलीलीटर में आयतन वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी 1000 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मलता, तो कैपिटल एन। डब्ल्यू भी हो जाएगा हमारा विलय का ग्राम में द्रव्यमान, 1000 का 1000 ही रहेगा। विलय का जो तुल्यांक द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ईवी, ठीक है। वहाँ पर डब्ल्यू भी था लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा ईवी, ठीक है। ऊपर देख लीजिए, ऊपर हमें जो मोलरता में क्या था, देखिए मोलरता में एम भी था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर एम बी की जगह क्या आ जाएगा ईवी, क्योंकि यहाँ पर तुल्यांक द्रव्यमान पूछा गया है। और जो आयतन रहेगा वो हमारा बी में ही रहेगा, मिलीलीटर में, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट था क्वेश्चन, हमसे पूछा गया था कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है। तो देखिए अणु संख्या गुणधर्म केवल हमसे डेफिनेशन पूछी गई थी अणु संख्या गुणधर्म की। तो देख लीजिए, विलयन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हों, ना कि उनकी प्रकृति पर, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विलयन के कोई भी ऐसे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित जो विलय पदार्थ है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, ना कि उसकी प्रकृति पर। यानी कि जो विलय पदार्थ उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते बल्कि उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। हमसे केवल अणु संख्या गुणधर्म की डेफिनेशन ही पूछी गई थी, तो आपको यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अणु संख्या गुणधर्म आपको 3 निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब से संबंधित एक वर्कले हार्टले विधि भी है जो कि लगातार इंपॉर्टेंट होती थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अर्धपारगम झिल्ली से लेकर। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए हमसे पूछा गया था कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि इसे रासायनिक रूप से कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन ओनली यही था कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना है। देखिए अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, तो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, यानी कि जिसमें से अगर विलय के अणु नहीं गुजरे, ओनली विलायक के अणु गुजरते उसे हम अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। तो एक बार क्लियर कर लीजिए, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलय के अणु नहीं गुजर पाते, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो रासायनिक रूप से इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, पर कॉपर सल्फेट की क्रिया से बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट की क्रिया से बनाया जाता है। इन दोनों की हम क्रिया करेंगे तो जो हमारे पास बनेगा, देखिए यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड जिसे हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड जिसे हम अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पीपीएम सांद्रण, जो कि पूछा गया था। आप क्वेश्चन बैंक में देखते चलिए, मैं आपको ओनली आंसर बता चलता हूँ। देखिए पीपीएम सांद्रण को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से आपको लिखनी है, किसी विलयन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलय के भागों को पीपीएम सांद्रण कहते हैं। कितनी घात होनी चाहिए दोस्तों, 10⁶, ठीक है। तो इसे फार्मूले के रूप में लिखेंगे, पीपीएम सांद्रण बराबर विलय का द्रव्यमान इंटू 10⁻6 बटे विलय का द्रव्यमान, ठीक है, सॉरी विलयन का द्रव्यमान होगा नीचे, ठीक है, बटे में। तो इस तरीके से आपको पीपीएम सांद्रण लिख देना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीपीएम सांद्रण के कई प्रकार भी होते हैं, लेकिन वो हमसे क्या है, ओनली पीपीएम सांद्रण की डेफिनेशन पूछी गई थी, 2 अंक में इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों हमसे पूछा गया था कि परासरण क्या है, ठीक है, विचलन नहीं पूछा गया था, परासरण की परिभाषा हमसे पूछी गई थी, देख लीजिए। विलाय के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना परासरण, या जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। तो एक बार फिर देख लीजिए, विलायक के अणुओं का, यहाँ पर विलयन नहीं लिखना है आपको, विलायक है, ठीक है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर उस कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना परासरण कहलाता है, ठीक है। परासरण की परिभाषा पूछी गई थी, फिर परासरण दाब की पूछी गई थी, फिर संप्रासी विलयन की पूछी गई थी। एक ही क्वेश्चन में हमें 3 डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक है। अगर विचलन की परिभाषा हमें नहीं पूछी गई थी, अगर पूछी जाती तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन लास्ट में विचलन की डेफिनेशन भी आपको बता चलूँगा, ठीक है, क्योंकि परासरण और विचलन में एक अंतर भी पूछा गया है आपको क्वेश्चन बैंक में। देखिए फिर परासरण की परिभाषा हमसे पूछी गई थी कि परासरण दाब क्या है, यानी कि परासरण दाब की पूछी गई थी, ठीक है। देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। अगर आपको याद नहीं होती परासरण दाब की परिभाषा, तो यह सिंपल परिभाषा है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। आप चाहें तो एक डेफिनेशन अथवा वाली भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन जो चाहे याद कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, दोनों भी कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमसे पूछी गई थी, वो पूछी गई थी संप्रासी विलयन, ठीक है। हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि परासरण किसे कहते हैं, फिर परासरण दाब पूछा गया था, फिर संप्रासी पूछा गया था। तो 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखते हैं संप्रासी विलयन। देखिए ऐसे विलयन जिनके
प्राशरण दाब समान होते हैं। जिनके क्या समान होते हैं दोस्तों? प्राशरण दाब समान होते हैं, समप्राशी विलयन कहलाते हैं। इन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक दूसरे से अलग करने पर प्राशरण की क्रिया नहीं होती। अगर जिनके प्राशरण दाब समान है, अगर उन्हें हम क्या अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक दूसरे से अलग भी कर देंगे तो अलग करने पर उन्हें जो प्राशरण की क्रिया होती है वो नहीं होती। इनके मोलर सांद्रण समान होते हैं। इस प्रकार के विलयनों के लिए जो होता है W1/M1 बराबर W2/M2। ठीक है, W1 है हमारा एक विलय का द्रव्यमान, W2 है दूसरे विलय का द्रव्यमान, M1 है एक विलय का अणु द्रव्यमान और M2 है दूसरे विलय के अणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा समप्राशी। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात के, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एंड चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही ओनली मिल पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आदर्श और अनादर्श विलयन में 3 अंतर पूछे गए थे, लेकिन मैं आपको लगभग 6-7 अंतर बताऊंगा, जिससे अगर आप सरल अंतर भी याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए आदर्श विलयन का पहला पॉइंट क्या है, तो यह विलयन सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो आदर्श नियम होता है वो क्या है, जो राउल्ट का नियम होता है उसका पालन करता है, जबकि जो अनादर्श विलयन होता है यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। राउल्ट का नियम अगर आपने सिलेबस में हो, अगर रिड्यूस नहीं हुआ हो तो आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, जो आदर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जबकि अनादर्श नहीं करते। दूसरा पॉइंट देखिए, आदर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए आदर्श विलयन के यहाँ पर वाष्प दाब P बराबर दिया गया है P0 इंटू XA और PB बराबर P0B इंटू XB। ये डेफिनेशन आप समझेंगे तो इस तरीके से आपको निकल के आएगा जो उसका निष्कर्ष है। ठीक है, तो देखिए अनादर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोलर प्रवाह के गुणनफल के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर बराबर था इसलिए बराबर लगा दिया, यहाँ पर बराबर नहीं है तो हम बराबर नहीं क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, आप लगा देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है आदर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, अर्थात P बराबर PA प्लस PB। ठीक है, तो ये आंशिक वाष्प दाब एक हो जाएगा और उसके घटकों का वाष्प दाब हो जाएगा PB। ठीक है, और अनादर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर नहीं होता। जब बराबर होता ही नहीं तो हम ना बराबर लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट इन सिंपल जो अंतर है उन्हें ही याद करते हैं। तो देख लीजिए आदर्श विलयन बनने के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अर्थात डेल V मिक्सिंग 0। देखिए V होता है हमारा आयतन। ठीक है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन के लिए हम डेल लगाते हैं। ठीक है, तो क्या परिवर्तन नहीं होता तो डेल V हम मिक्सिंग का कर देंगे 0। अगर परिवर्तन होता तो हम परिवर्तन यहाँ पर लिखते कितना हुआ, लेकिन परिवर्तन होता ही नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अनादर्श विलयन बनने के दौरान आयतन में परिवर्तन होता है, तो जब आयतन में परिवर्तन होता है तो डेल V मिक्सिंग क्या होगा, बराबर 0 के नहीं होगा, क्योंकि जब परिवर्तन हो रहा है तो 0 थोड़ी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा पाँचवा आदर्श विलयन बनने के दौरान एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया है आयतन को हम V से करते हैं, तो जो एंथैल्पी होती है उसे हम S से करते हैं, लेकिन परिवर्तन हो रहा है इसलिए डेल आएगा और मिक्सिंग तो हमारे साथ में लगेगा। ठीक है, मिक्सिंग परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए हम क्या लिख देंगे, बराबर 0। अगर परिवर्तन होता तो हम लिखते हैं बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, आदर्श विलयन बनने के दौरान एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अर्थात डेल H मिक्सिंग बराबर 0। और अनादर्श विलयन बनने के दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल H मिक्सिंग बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब देखिए छठा पॉइंट है हमारा वास्तव में जो कोई भी गैस है जो वो आदर्श गैस नहीं होती। तो वही पॉइंट हम यहाँ पर दिया गया है, वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है। इसे प्रायोगिक कार्यों के लिए आदर्श मान लिए जाते हैं, यानी कि प्रयोगों के लिए हम इसे आदर्श मान लेते हैं, लेकिन व्यवहार में कोई भी जो विलयन होता है वो आदर्श विलयन नहीं होता। वास्तविक विलयन देखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी विलयन कैसे हैं, अनादर्श विलयन है। ठीक है, किस प्रकार के जितने भी विलयन पाए जाते हैं सभी अनादर्श विलयन है, क्योंकि वास्तविक विलयन तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, उन्हें हम प्रयोगों के लिए मान लेते हैं। सातवां है, अगर इनका आपसे उदाहरण मान लें कि आदर्श विलयन का, तो देखिए आदर्श विलयन को हो जाएगा बेंजीन और टॉल्यूइन का मिश्रण होता है, वो आदर्श विलयन का उदाहरण होता है। जबकि जो अनादर्श विलयन के उदाहरण तो आपको जितनी लिखेंगे उतना कम ही है, लेकिन मैं लिख दिया जल प्लस एथिल अल्कोहल का मिश्रण। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है आदर्श और अनादर्श विलयन में। मैंने आपको 7 अंतर बताए, कम से कम आप 3 तो कर ही लीजिए। ठीक है, 3 नंबर में आएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप 3 तो कर लीजिए, हो सकता है 4 भी क्वेश्चन कर लीजिए। फिर देखिए हमसे शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात करने के लिए पूछा गया था, तो किस प्रकार का हम ज्ञात करेंगे मूलरता। देखिए दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ आपके लिए जो बोनस पॉइंट, शुद्ध जल की मूलरता हमसे मूलरता पूछा है सॉरी, लेकिन अगर आपसे मूलरता भी पूछे तब भी आपका जो आंसर आएगा वो यही रहेगा 55.56। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
हम जानते हैं कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का क्वथनांक 1 किलोग्राम होता है। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। तो मोलरता का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया इस तरीके मोलरता का कि WB इंटू 1000 MB इंटू WA। तो यहाँ पर क्या दिएगा 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम इंटू 1000 हमारा पहले से ही है, ठीक है। और जो जल का अणु भार होता है 18 होता है, जो कि मैं आपको जो क्वेश्चन पहले दिया गया था, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी दिया गया है प्रश्न बैंक पे, आप देख लीजिए। और WA हमारा कितना है 1000, तो 1000 से 1000 कट जाएंगे और 1000 में 18 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 55.56 मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा शुद्ध जल की मोलरता का। अब देखिए नेक्स्ट है, हमसे पूछे गए थे प्राचरण और विसरण में 2 अंतर पूछे गए थे, तो हम आपको 3 अंतर बता देते। वैसे तो 5-6 अंतर है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ओनली 3 अंतर बताऊंगा, ठीक है। देखिए प्राचरण क्या होता है, प्राचरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। अगर अर्धपारगम झिल्ली नहीं होगी तो प्राचरण की क्रिया नहीं होगी, तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। लेकिन विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है, यानी कि आवश्यक नहीं होती, ठीक है। दूसरा है, इसमें केवल विलायक के अणु प्रभावित होते हैं। किस प्रकार के अणु होते हैं दोस्तों? अर्धपारगम झिल्ली में मैंने आपको बताया कि केवल विलायक के अणु प्रभावित होते हैं, तो इसमें से भी केवल विलायक के अणु ही प्रभावित होंगे। इसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु प्रभावित होते हैं, जो कि आपका विसरण होता है, ठीक है। विसरण और हम क्या देख रहे हैं, प्राचरण और विसरण में होता है। तीसरा पॉइंट है, यह है क्या है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। जो प्राचरण होता है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, जबकि विसरण वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। यानी कि दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं दोस्तों? अपोजिट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम हमसे पूछा गया था एवं इसकी सीमाएं पूछी गई थी, तो एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए हेनरी का नियम। तो गैसों की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया। किसके लिए दिया उन्होंने? द्रवों की गैस में घुलनशीलता के लिए, सॉरी गैसों की द्रव में घुलनशीलता के लिए दिया, ठीक है। तो हेनरी के अनुसार क्या है, उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब, तो आंशिक दाब हमारा P हो जाएगा, ठीक है। तो M अनुपाती हमारा P हो जाएगा स्थिर ताप पर। यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपको लिखना है इस तरीके से, क्योंकि स्थिर ताप पर ही हमारी रिएक्शन हो रही है। देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर M बराबर लगा देंगे, अनुपात हटाएंगे तो बराबर का यहाँ पर KH हमारा क्या एक स्थिरांक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ M क्या है गैस की मात्रा है, P हमारा क्या है आंशिक दाब है, और KH है हेनरी स्थिरांक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जो हमने बराबर जो अनुपात हटा लिए बराबर लगाया, तो इसका हमारा KH आ गया जिसे हम हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। अब देखिए अनुप्रयोग देखें, तो सबसे पहला अनुप्रयोग है कार्बोनेट पेय पदार्थों के उत्पादन में। तो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। इस तरीके से आपका पहला आपका अनुप्रयोग हो जाएगा। दूसरा अनुप्रयोग आप देख लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह अलग से भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए गहरे समुद्रों में गोताखोर द्वारा सांस लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए गहरे समुद्रों में गोताखोर सांस लेने के लिए संपीड़ित वायु का उपयोग करते हैं। संपीड़ित वायु में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और अन्य वायुमंडलीय गैस भी होती हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर अधिक वायुमंडल क्या होता है, जो समुद्र के अंदर अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण इन गैसों की क्या हो जाती है, रक्त में विलेयता अधिक होती है। ऑक्सीजन का तो उपयोग कर लिया जाता है, किंतु नाइट्रोजन रक्त में विलेय रहती है। यानी कि हम ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन क्या है जो नाइट्रोजन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो नाइट्रोजन रक्त में विलेय रहती है। जब गोताखोर समुद्र से बाहर आते हैं तो उस रक्त में घुली नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिससे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होती है, जिसे हम बैट्स बुलाते हैं, ठीक है। इस पीड़ा से बचने के लिए हम क्या गोताखोर हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देना, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो सॉल्यूशन है हो चुका है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको क्या टेलीग्राम ग्रुप पर बताऊंगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हम बता दिए, इसी प्रकार हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, ठीक है। इसी तरीके से हम लगातार आपको क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसके सॉल्यूशन लेकर आएंगे, वो भी फुल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।